Okay, people, we will start with the physical features of India in SST for your geography portion. यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस क्या करते हैं, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय फिजिकल फीचर्स. सो फिजिकल फीचर्स बेसिकली वो फीचर्स हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि लैंड का स्केप कैसा है, ठीक है, माउंटेनियस टेरेन है या फॉरेस्ट टेरेन है या रॉकी टेरेन है, ठीक है, कितने रिवर्स वगैरह हैं, कितने माउंटेन्स वगैरह हैं. तो दिस आर बेसिकली फिजिकल फीचर्स. और इंडिया में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स की. नीदर इट इज़ अ कम्प्लीटली प्लेन लैंड, नॉट इट इज़ अ माउंटेनियस एरिया, नॉट इट इज़ वाटरी बॉडी एज वेल. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई साहब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो आप अगर देखोगे ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, दीज आर बेसिकली व्हाट द हिमालयन माउंटेन्स. सो दिस एंटायर स्ट्रेच इज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है, ये हिमाचल हो गया. ठीक है, what else do we have? The range lying to the south of Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और Lesser Himalaya. ठीक है, so इसको हम बोलेंगे, देखो ये हिमाद्री है. ठीक है, this is basically हिमाद्री. The range lying to the south of Himadri, this is called the south of Himadri, forms the most rugged mountain system. बहुत ही रफ टेरेन है, ऊपर नीचे ऐसा है. ठीक है, rugged mountain system and is known as हिमाचल और Lesser Himalaya. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब हिमाचल. ये ऑल्टीट्यूड यहाँ पे कितना है भाई साहब? ऑल्टीट्यूड मतलब कितने हाइट पे है. ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज अबव सी लेवल. ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट अबव, दिस इज हाइट अबव सी लेवल. Altitude is always height above sea level. So the height above sea level is about how much? 3,700 to 4,500 meters. That is the height above sea level. ठीक है, the average width is of 50 kilometers. मतलब कितना width है. ठीक है, what is the entire width of it? तो ये आपका कितना हो गया भाई साहब? 50 kilometers. Okay, while the Peer Panjal range forms the longest and the most important range. तो Peer Panjal range को हम बोल, this is basically the Peer Panjal range and this is how it is. ठीक है, इस तरह से दिखेगा आपको, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ. ठीक है, so Peer Panjal range, the Peer Panjal range forms the longest and the most important range. ये सबसे longest भी है और सबसे important range भी है. ठीक है, धौलाधार. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द धौलाधार. दिस इज हाउ इट विल लुक. ठीक है, देन वी हैव द महाभारत रेंज. ये सब अलग अलग रेंजेस हैं. ठीक है, ये आपका कश्मीर वैली हो गया. दिस इज द कश्मीर वैली विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया. ठीक है, और बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. दिस इज कॉल्ड कुल्लू मनाली. ये भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है. दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज टूरिस्ट स्पॉट. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. ओके, सो पीपल, दिस इज हाउ इंडिया लुक्स बेसिकली. और यहाँ पे ये जो कश्मीर वैली है और कुल्लू मनाली, ठीक है, दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं. ठीक है, ये पूरे हिमालयी रेंज में आते हैं. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे टूरिस्ट सेंटर है, द कुल्लू वैली एंड द कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स. ठीक है, ऑब्वियसली एक रेवेन्यू जनरेशन होता है यहाँ से. ठीक है, गवर्नमेंट के लिए. सो यहाँ पे बहुत सारे फायर अपना ग्लाइडिंग वगैरह बहुत सारा होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस. ठीक है, सीनिक ब्यूटी. शिवालिक हिल्स होते हैं हमारे, देखो शिवालिक हिल्स. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड द शिवालिक्स. आउटर मोस्ट मतलब एकदम लास्ट वाला स्टेज. ठीक है, तो एकदम लास्ट वाला जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं शिवालिक हिल्स. ठीक है, इनका भी एक एवरेज लेवल होता है अबव सी लेवल. दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर. मतलब इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है. एंड हैव एन ऑल्टीट्यूड बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स. इतना इनका ऑल्टीट्यूड है. ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज मेजर्ड अबव सी लेवल. सो इनकी ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे 900 से 1100 मीटर्स अबव सी लेवल है. ठीक है, सो दैट्स हाउ दे बेसिकली लुक. So these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located far north. अब ये sediments क्या होते हैं? देखो, जब कोई रिवर फ्लो करता है ना, ठीक है, रिवर फ्लो कर रहा है, आपको मालूम है पानी जो है सबसे ज्यादा इरोजन कॉज करता है. ठीक है, इरोजन मतलब अपने साथ आजू बाजू के सॉइल को लेकर जा रहा है और ये नीचे उतर रहा है. तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. तो ये सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए नीचे उतरता है. और देखो कैसा होता है, जब पानी ऐसे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, तो बहुत हाई स्पीड से नीचे उतर रहा है. तो हाई स्पीड से नीचे उतर रहा है मतलब ये सेडिमेंट्स को काटते हुए जा रहा है. लेकिन जब थोड़ा सा नीचे आ जाता है ऐसे एरिया में, ये उतने स्पीड में नहीं आता है. तो क्या होगा, ये फिर अपने जितना भी कैरी कर रहा होगा उसको डिपॉजिट करने लगता है. समझ रहे हैं आप? ठीक है,
अगर समझ लो आपने एक बाल्टी पानी लिया और उसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स कर दिया और उसको ऐसे घोल रहे हैं बहुत ज़ोर से, तो वो घुलता हुआ नजर आएगा। जैसे आप उसको छोड़ दोगे, जैसे वो रेस्ट पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सैंड फिर से नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब आप उसको हाई स्पीड में रख रहे हो तब वो घुल रहा है, जब हाई प्रेशर में या स्पीड में रख रहे हो तब वो घुल रहा है, जैसे आप उसको रेस्ट में छोड़ दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ रिवर्स का होता है। व्हेन दे आर ट्रैवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग डाउन माउंटेन्स एंड ऑल, दे आर ट्रैवलिंग विद अ वेरी हाई स्पीड, सो दे आर कैरिंग दीज सेडिमेंट्स विद देम। वंस दे रीच अ प्लेन एरिया दे विल डिपॉजिट बैक दीज सेडिमेंट्स। ठीक है, सो ये सेडिमेंट्स को ये डिपॉजिट बैक कर देते हैं। सो दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड, मतलब चितर बितर, ठीक है, सेडिमेंट्स बॉट डाउन बाय रिवर्स। कहीं इधर थोड़ा सा सेडिमेंट, कहीं यहाँ पे थोड़ा सा सेडिमेंट, फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस विच आर लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। तो नॉर्थ से ये रिवर्स सेडिमेंट्स ला रहे हैं अपने साथ और ये सेडिमेंट्स भाई साहब यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ठीक है, These valleys are covered with thick gravel and alluvium. Alluvium बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, एक मतलब अगर आप देखोगे ना खेती बाड़ी के लिए alluvium is considered as one of the best soils। ठीक है, और ये आता है भाई साहब रिवर से सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए जब हम नीचे उतरते हैं। ठीक है, The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं भाई साहब dunes। ठीक है, कहाँ पे भाई साहब, lesser हिमालय एंड शिवालिक, मतलब जो कम वाले हिमालय हैं, मतलब कम हाइट वाले हिमालय हैं, एंड शिवालिक्स दे आर नोन एज dunes। ठीक है, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन dunes। कोई गया हुआ देहरादून का नाम सुना है आपने? ठीक है, देहरादून इज बेसिकली लोकेटेड इन उत्तरांचल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स। तो यहाँ पे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, सो दीज आर बेसिकली वेल नोन दून्स। ठीक है, इनको हम दून्स बोलेंगे। ओके, सो दिस इज देहरादून, इट्स वन ऑफ द मतलब अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है ये। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे। दिस इज बेसिकली कोटली दून, ठीक है, एंड पाटली दून। Okay, besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east। तो वेस्ट टू ईस्ट भाई साहब रीजन से, देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं हम वेस्ट टू ईस्ट, हिमालयस में ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो इसमें हमारा डिवीजन एज पर रीजन से। तो ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर ईस्ट। दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालयस, दिस इज द ईस्टर्न हिमालयस। तो वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हिमालयस। वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ओके, सो आपका फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। इंडस एक रिवर है और सतलज भी एक रिवर है। ये दोनों रिवर्स जो है तो पाकिस्तान के बॉर्डर से इधर एंटर होते हैं और पंजाब में फ्लो करते हैं। ठीक है, सो दीज आर नोन एज पंजाब हिमालयस। ठीक है, दीज आर नोन एज पंजाब हिमालयस। सो यहाँ पे देखो, अगर आप, ये इंडस रिवर है, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज एंटरिंग, सो इसको हम क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालयस। ठीक है, ये हो गया आपका सतलज, ये हो गया आपका इंडस रिवर, इंडस रिवर एंड सतलज रिवर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पार्ट ऑफ द हिमालयस इज नोन एज पंजाब हिमालयस। बट इज ऑल्सो रीजनली as but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalay from west to east respectively। तो west to east को हम क्या बोलेंगे, कश्मीर हिमालय भी बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय। ये अगर स्टेट वाइज अगर हम देखने जाएं तो ये जो ब्लू पोर्शन है दैट इज बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, दिस पर्पल पोर्शन इज बेसिकली हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमालय। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊन हिमालयस। ठीक है, तो सतलज और काली रिवर के बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, दीज आर नोन एज कुमाऊं हिमालयस। ओके, ये हो गया आपका सतलज। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली रिवर काली। तो ये रिवर काली एंड रिवर सतलज के बीच में इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, दीज आर नोन एज कुमाऊं हिमालयस। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयस। तो थोड़ा बहुत पोर्शन नेपाल में भी है, विच इज अनदर कंट्री। ठीक है, तो तीस्ता और काली रिवर्स बेसिकली इंडियन हिमालयस और नेपाल हिमालयस के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, दे बेसिकली डिमार्केट, एक मार्केशन है। ठीक है, तो आपका तीस्ता और ये आपका भाई साहब रिवर काली है और ये नेपाल हिमालयस बोलते हैं हम इनको। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज नेपाल हिमालयस। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज आसाम हिमालयस। तो यहाँ पे भाई साहब तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे आसाम हिमालयस। सो दिस इज हाउ बिटवीन द रिवर्स द वैलीज एंड द माउंटेन्स हैव बीन नेम्ड डिफरेंटली फॉर द एंटायर हिमालयन रेंज। ठीक है,
तो ये दिहांग रिवर हो गया और तीस्ता रिवर हो गया, इसके बीच में असम हिमालयस। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। तो ब्रह्मपुत्र भाई साहब आपका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ब्रह्मपुत्र। बियॉन्ड द दियांग गॉड द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया में स्प्रेड आउट करते हैं दे। तो दिस इज द दियांग गॉड, मतलब एक बहुत बड़ा वैली है जिसमें से बीच में से ऐसा दिहांग रिवर जा रहा है, ठीक है, दिस इज अ दिहांग गॉड। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। सो दे आर प्राइमरी नोन एज पूर्वांचल, ठीक है, और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। These hills run through the north eastern states. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक। तो दीज आर बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब क्या होते हैं, ऐसे रिवर आ रहा है, सेडिमेंट लाके डाल रहा है, फिर से दूसरा रिवर आ रहा है, फिर सेडिमेंट लाके डाल रहा है, तो एक के ऊपर एक ऐसे सेडिमेंट्स जमा होते जाएंगे, ठीक है। दीज आर सेडिमेंट्स विच हैव बीन डिपॉजिटेड फॉर वेरी लॉन्ग ईयर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न आपके 8 स्टेट्स होते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे 4 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, यहाँ से दियांग रिवर फ्लो होता है। दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? सो दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे बरसात होती है और पानी की भी भरमार है और प्लस अलूवियल सॉइल भी है। सो ऑल और क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं हो सकती, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो इसीलिए डेंस फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं, ठीक है। They mostly run as parallel ranges and valleys. So these dense forests are basically parallelly run करते हैं, ranges and valleys। यहाँ से भाई सब रिवर्स फ्लो हो रहे हैं और इन parallelly रन करते हैं इनके, ठीक है। द पूर्वांचल, पूर्वांचल में भाई साहब क्या क्या है? Patkai hills, ठीक है, then we have Naga hills and then we have Manipur hills. The Purvanchal comprises of Patkai hills, Naga hills and Manipur hills, ठीक है, and Mizo hills। तो इससे बना है भाई साहब आपका पूर्वांचल। The northern plain, अभी हम आते हैं भाई साहब हिमाचल को छोड़ के नॉर्दर्न प्लेन में। The northern plain has been formed by the interplay of 3 major river systems। ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मैक्सिमम एग्रीकल्चरल आउटपुट यहाँ से आता है हमको, ठीक है। We receive the maximum agricultural output from the northern plains। क्लियर है? इंडिया का जो फूड है वो ज्यादा करके यहां से आ रहा है, फूड क्रॉप्स, ठीक है, ओके। और इसमें 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं which are playing a very important role not only in providing water for irrigation but also carrying alluvial soil along with them, ठीक है। तो alluvial soil ये लेकर आते हैं, ठीक है। क्या क्या है भाई साहब? The plain is formed on alluvial soil। As I said, जितने ज्यादा बड़े बड़े माउंटेन से रिवर फ्लो होते हुए नीचे आएंगे उतना ज्यादा वो alluvial soil कैरी करेंगे एंड alluvial soil is the most predominant and apt soil for growing of crops, ठीक है। समझ में आता है? क्या हो गया? गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, तो मुंह ऐसा क्यों बनाया हुआ है भाई साहब? अरे यार कहाँ फंस गया मैं। ओके, द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलूवियल सॉइल, ओके, इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। देखो यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा खेती होती है, सबसे ज्यादा फूड क्रॉप्स यहाँ पे ही हमारे ग्रो होते हैं, ठीक है। ओके, द प्लेन इज अबाउट, ये प्लेन आपका कितना है भाई साहब? 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इसका चौड़ाई जो है, तो कहीं पे 240, कहीं पे 320, कहीं पे 300 ऐसा है। तो मैक्सिमम रेंज इनका क्या है भाई साहब? 240 से 320 किलोमीटर का इनका रेंज है। ओके ओके ओके, ये जो भी आपको सब्जी भाजी जो भी दिख रहा है, दिस इज ऑल कंप्राइजिंग ऑफ और कमिंग फ्रॉम अलूवियल सॉइल, ठीक है। With a rich soil cover, combined adequate water supply and favorable climate। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे आपका रिच अलूवियल सॉइल है, प्लस भाई साहब आपको यहाँ पे कंबाइंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, अच्छा खासा वाटर सप्लाई है एंड फेवरेबल क्लाइमेट भी है। इसके चलते भाई साहब बहुत सारा उपजाऊता होता है, बहुत सारी खेती बाड़ी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स इन इंडिया आर ग्रोन इन दिस रीजन, ठीक है। ज्यादा करके आपके फूड क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। देखो सिर्फ पानी होगा ना तो बात नहीं बनेगी। जैसे आप देखो कि मुंबई में कितनी बारिश होती है,
ठीक है। महाराष्ट्र के इस रीजन में बहुत सारा बारिश होता है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सॉइल में एल्यूवियल कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे सॉइल में डिपॉजिट्स नहीं है। यहाँ के सॉइल में इतने सारे जो रिवर्स आपको दिख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, इतने सारे जो रिवर्स आ रहे हैं, ये अपने साथ क्या कैरी कर रहे हैं, सेडिमेंट्स कैरी कर रहे हैं। दे आर कैरिंग सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये सॉइल की लाइफ को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो सिर्फ पानी से सॉइल में दम नहीं आता है। सॉइल में भाई साहब फर्टिलिटी को अगर बढ़ाना है तो कंटिन्यूस डिपोजिशन होना चाहिए, ऊपर से जो सिल्ट, ठीक है, जो मेन कंटेंट है वो आते रहना चाहिए, और इससे सॉइल की उपजाऊता बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे these rivers play a very important role in depositing the silt content on soil and the alluvial content, which makes the soil very much fertile. So in spite of not that much of rains, still these areas are very productive when it comes to agriculture. क्लियर है भाई साहब, ठीक है। सो द रिवर्स प्ले अ मेजर रोल इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। जैसे मैंने आपको बताया, आपने भाई साहब एक बाल्टी पानी लिया, इस एक बाल्टी पानी में आपने सैंड को जोर से ऐसे घुमा के घोल दिया, तो जब तक आप उसको स्पीड प्रोवाइड करेंगे तब तक सैंड घुला हुआ नजर आएगा। जैसे ही भाई साहब आपने उसको रेस्ट पे रख दिया थोड़ी देर, तो आपको दिखेगा कि ये सैंड भाई साहब क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब जब वेलोसिटी बढ़ती है तो गुलता ज़्यादा है। आप देखोगे बारिश में पानी घुल जाता है क्योंकि वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी कम हो गई तो वो छोड़ने लगता है। यही रिवर्स में भी होता है। रिवर जब पहाड़ से उतर रही हैं तो उनमें काफ़ी सारा वेलोसिटी रहता है, तो वो अपने साथ एल्यूवियल कंटेंट को जमा करते हुए नीचे उतर रहे हैं। जैसे ही वो नीचे प्लेन एरिया में उतर आते हैं तो उनका वेलोसिटी कम हो जाता है, तो वो उसी चीज़ को छोड़ने लगते हैं, ठीक है। एंड दीज थिंग्स गेट डिपॉजिटेड अराउंड द बैंक्स, ठीक है, इन द लोअर कोर्स। मतलब जब एक बार पहाड़ से उतर चुका है, ठीक है, ड्यू टू जेंटल स्लोप, तो अभी जैसे पहाड़ी एरिया में ऐसे स्लोप है भाई साहब, जेंटल स्लोप नहीं है। जैसे वो पहाड़ से नीचे उतरा, अभी भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। जैसे इसका स्पीड कम हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग द एंटायर एल्यूवियल कंटेंट दैट इट इज कैरिंग विद इट। सो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। जैसे ही भाई साहब वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज होगा, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। तो यहाँ पे भाई साहब कभी कभी समझ लो यहाँ पे इतना बड़ा एक लैंड मास है, तो ये इसको टपक के नहीं जा पा रहा है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। दीज आर रिवराइन आइलैंड्स, मतलब एक आइलैंड क्रिएट हो गया इन बिटवीन अ रिवर, ठीक है। Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. तो दिस इज बेसिकली द लार्जेस्ट, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, ठीक है। रिवरिन आइलैंड माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच है ये, और इस तरह से एक रिवर आइलैंड क्रिएट हो गया, इनहैबिटेड रिवरिन आइलैंड। इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स, ठीक है, स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ सिल्ट। अभी हो क्या रहा है, देखो एक रिवर उतरा, धीरे हो गया, तो ये क्या करेगा, अभी सिल्ट डिपॉजिट चालू कर देगा, ठीक है। सिल्ट डिपॉजिट करते करते अभी क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे जो लैंड है उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिवर उसको क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। तो रिवर जब उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, अपना कोर्स चेंज करेगा, और यही हो रहा है, देखो, ठीक है। दिस इज हाउ द रिवर इज फ्लोइंग। इस तरह से भाई साहब उसके बहुत सारे चैनल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मट्टी है, ये मट्टी रिवर्स ही लाए हैं और वही पहाड़ बन गया है अभी, ठीक है। तो कंटिन्यूस सिल्ट डिपोजिशन हो रहा है, कंटिन्यूस एल्यूवियल कंटेंट डिपॉजिट हो रहा है, विच इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग द मेन कोर्स ऑफ द रिवर, एंड हेंस इट इज स्प्लिटिंग अप इनटू मेनी चैनल्स। ये आपके भाई साहब चैनल्स में क्या हो रहे हैं, स्प्लिट अप हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन्हीं चैनल्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। The northern plain is broadly divided into 3 sections. तो ये हो गया आपका एक पंजाब plains, these are known as पंजाब plains. Then we have the गंगा plains, ठीक है, and then we have the ब्रह्मपुत्र plains, ठीक है। So पंजाब, गंगा and ब्रह्मपुत्र plains are the 3 plains into which this is basically divided, northern plains. तो पंजाब plains, the western part of the northern plain is referred to as the पंजाब plains. This plain is formed by Indus and its tributaries. तो पंजाब को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा खेती होती है क्योंकि यहाँ पे 5 रिवर्स का एल्यूवियल सॉइल डिस्पोजिट होता है। क्या क्या, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड बीस। एक और रिवर है, बीस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सारे आपके भाई साहब रिवर्स हैं, दीज आर बेसिकली द रिवर्स।
सो दिस इज पाकिस्तान. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स. तो यहाँ पे भाई साहब दोआब्स होते हैं. एंड एब मीनिंग वाटर, दो मीन्स टू एंड एब मीनिंग वाटर. दोआब्स मतलब वाटर, ठीक है. तो काफी सारा वाटर यहाँ पे. दोआब रेफर्स टू लैंड बिटवीन एनी टू रिवर्स, ठीक है. तो जैसे समझ लो ये दो रिवर्स जा रहे हैं और इसके बीच में एक लैंड है, तो इन दोनों रिवर्स का जो सिल्ट है वो डिपॉजिट होता रहेगा और लैंड को और फर्टाइल बनाता रहेगा. इसीलिए पंजाब की खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सिल्ट डिपोजिशन या एल्यूवियल कंटेंट डिपोजिशन होता है, ठीक है. सो द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यहाँ से दो रिवर जा रहे हैं, इसके बीच में जो लैंड है इसको हम बोलते हैं दोआब, ठीक है. आब मतलब होता है वैसा वाटर, ठीक है, और दो मतलब होता है टू, ठीक है. सो दो रिवर्स के बीच में जो लैंड होता है उसको हम बोलते हैं दोआब. और पंजाब में आपको 5 रिवर्स हैं भाई साहब. इंदस के ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, ठीक है, बीज, ठीक है, चेनाब, रवि, ये सारे आपके भाई साहब अलग अलग रिवर्स हैं. तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हर दो रिवर के बीच में आपको एक लैंड सेक्शन मिल जाएगा और इसी लैंड सेक्शन को हम दोआब बोलेंगे. दीज आर वेरी फर्टाइल लैंड्स, ठीक है. जस्ट वन मोमेंट. ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपके दोआब. दोआब रेफर्स टू, दो मतलब हो गया टू एंड अब मतलब हो गया आपका जिस मतलब संस्कृत में वाटर को अब बोलते हैं, ठीक है. सो रेफर्स टू लैंड बिटवीन एनी टू रिवर्स. तो ये पंजाब का लैंड है और आपने देखा यहाँ पे 5 रिवर हैं, उनके चैनल्स हैं, तो हर दो रिवर के बीच में थोड़ा बहुत लैंड मिल जाएगा और वो बहुत फर्टाइल लैंड होगा, ठीक है. दैट विल बी वेरी फर्टाइल लैंड. ये आपका भाई साहब आता है गंगा प्लेन्स, ठीक है. गंगा के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज बनते हैं और ये सारे ट्रिब्यूटरीज दे आर ऑल्सो डिपॉजिटिंग अ ह्यूज कंटेंट ऑफ सिल्ट ऑन दिस एंटायर प्लेन एरिया एंड दिस ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज. द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स. तो घाघर और तिस्ता रिवर्स के बीच में ये गंगा प्लेन आता है, ठीक है. तो ये आपका घाघर रिवर है और ये तिस्ता रिवर है. तो दिस इज बेसिकली घाघर एंड तिस्ता रिवर. ये पूरा गंगा प्लेन है. पूरे गंगा प्लेन को हम बोलेंगे यहाँ से गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सो दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ द मेन रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो उसके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ ये, ठीक है. क्लियर है? ओके ओके ओके. It is spread over the states of Haryana, ठीक है, हरियाणा एंड देन वी हैव उत्तर प्रदेश, देन वी हैव बिहार. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टेट्स में ये स्प्रेड आउट है. हाँ बोलो, कुछ पूछना है? नहीं. तो ये आपके भाई साहब स्टेट्स है. ये पूरा गंगा प्लेन जो है इन स्टेट से गुजरता हुआ जाता है. तो गंगा रिवर मेन या उसकी ट्रिब्यूटरीज इन स्टेट से पास होंगी. So this also brings a rich content of alluvial soil along with it and makes the entire area very fertile. ठीक है. It is spread over the states of हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है. ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. सो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स टू द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है. काफी सारा पानी सिल्ट कंटेंट यहाँ पे भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ वो हर साल बाढ़ भी आती है इसमें, क्योंकि पूरा पानी जो है तो इधर से फ्लो होता है वो अंदर घुसता है, ठीक है. बेसिकली कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू बोथ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ठीक है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशंस इन रिलीफ, ठीक है. सो नॉर्दर्न प्लेन्स भाई साहब आपके फ्लैट लैंड्स होते हैं, तो आपका ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा. दिस विल बी बेसिकली अ फ्लैट लैंड, ठीक है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड्स विद नो वेरिएशन इन रिलीफ. तो ऊपर नीचे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है. तो दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स. तो यहाँ पे हमको एडवांटेज क्या मिल रहा है? रिवर बेसिन का एडवांटेज मिल रहा है और अलूवियल सॉइल का एडवांटेज मिल रहा है और प्लेन एरिया का एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है. अलूवियल सॉइल इज बेसिकली ड्यू टू द रिवर सिस्टम्स दैट दिस प्लेन हैज. तो it is depositing rich silt content or rich content along the entire basin, and along with that what we are having is a flat land which makes irrigation or cultivation very easy, ठीक है. Okay. It is not true. The vast plains also have diverse relief features, ठीक है. कभी थोड़े बहुत according to the variations in the relief features the northern plains can be divided into 4 regions. तो northern plains को एक हम बोलते हैं भाबर, ठीक है, एक हम बोलते हैं तेराई, खदार, ठीक है, बंगार जो वर्ड आता है ना, आप बोलते हैं ना बंगार में भेज दे, यहाँ से आता है, ठीक है. बंगार मतलब आपका जिसमें कहीं भी कुछ भी क्रॉप कल्टीवेशन ना कर पाए आप, ठीक है. दैट इज कॉल्ड बंगार सॉइल, ठीक है. ये एक्चुअली वही है बंगार, ठीक है. सो व्हेन द रिवर फ्लोज डाउन फ्रॉम द हिमालयस, सो लेट्स से दिस इज अ रिवर व्हिच इज फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द हिमालयस. तो हाई स्पीड में भाई साहब ये एंटर करेगा. दे ब्रिंग डाउन स्टोन्स एंड पेबल्स अलॉन्ग विद देम. तो आपके भाई साहब स्टोन्स और पेबल्स लेकर आएगा. सॉइल तो लेकर आएगा लेकिन साथ ही साथ स्टोन्स, पेबल्स ये भी लेकर आएगा ना भाई साहब. वो हाई स्पीड में नीचे उतर रहा है और रॉक से जब हाई स्पीड में नीचे उतर रहा है तो इन चीज़ों को वो कैरी करते आएगा, ठीक है.
ओके, द रीजन वेयर these stones and pebbles accumulate, ठीक है, it is a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slopes of शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स मतलब ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हिमालयज हैं, यहाँ से रिवर्स उतर रहे हैं, और जब ये उतर रहे हैं तो अपने साथ साथ पेबल्स भी ला रहे हैं। ये जो पेबल्स का डिपोजिशन होता है इसको हम बोलते हैं भाबर, ठीक है, ये जो पेबल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। तो इसका भाई साहब एक नैरो बेल्ट है और 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ है, लाइंग पैरेलल टू द शिवालिक हिल्स। शिवालिक आपका हिमालयस का लास्ट स्टेज है, तो इनके स्लोप से उतरते हुए रिवर्स इनको कैरी कर रहे हैं, इन पेबल्स को कैरी कर रहे हैं। सो दे आर कैरिंग दीज पेबल्स, मेनी स्ट्रीम्स फ्लो अप टू दिस रीजन एंड डिसअपीयर। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स आपके इस रीजन में फ्लो होते हैं और फिर डिसअपीयर भी हो जाते हैं, ठीक है, ओके। It emerges, re-emerges in this region in the form of springs। तो आपके भाई साहब यहाँ पे springs के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो आते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर मतलब अंदर ही अंदर से जाते हैं वो, ठीक है, ओके। So terai, this region is a wet, swampy and marshy land known as terai region। स्वैम्पी लैंड मतलब आप जैसे रहते हैं, ठीक है, आप खाड़ी एरिया में रहते हैं, राइट, यू बेसिकली स्टे इन अ पार्ट ऑफ नवी मुंबई विच इज़ प्राइमरली एक खाड़ी एरिया, कहीं पे पानी कहीं पे लैंड, कहीं पे पानी कहीं पे लैंड, इस तरीके के एरिया को हम बोलते हैं स्वैम्पी एरिया, ठीक है। सो द रीजन इज अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड नोन एज तेराई रीजन। सो ये वेट लैंड है, स्वैम्पी भी है और मार्शी भी है, और इसको हम बोलते हैं तेराई रीजन। दिस इज नोन एज तेराई रीजन, ठीक है, ओके। Alluvial plains have two types of alluvial soil deposits। Alluvial soils are the best soils for agriculture। और यहाँ पे दो टाइप के alluvial soil deposits होते हैं। क्या क्या भाई साहब आपके? The old and the new deposits। तो ओल्ड डिपॉजिट्स एक होता है बहुत पहले से चला आ रहा है, और हर बार जब रिवर वहां से फ्लो होता है तो अपने साथ न्यू डिपॉजिट्स को वो ऐड करते रहता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओल्ड डिपॉजिट्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यू डिपॉजिट्स। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स दैट वी हैव। सो यहाँ पे देखो जैसे वो आ रहा है प्लेन पे, आपके रिवर की स्पीड कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो जो सिल्ट और सैंड वो कैरी कर रहा है वो डिपॉजिट करता जाएगा अपने बैंक्स में। सो दीज आर नोन एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स। खदार सॉइल्स आर फाउंड इन द रीजन्स नियर द रिवर बेसिन्स, ठीक है, रिवर बेसिन के आजू बाजू आपको खदार सॉइल मिलते हैं। रिवर्स, ठीक है, द रिवर्स रीचेस द नियर बाई रीजन्स। In the rainy season, the rivers flood and excess of water from the rivers reaches the nearby region। तो आपके भाई साहब रिवर्स फ्लड होंगे, इसीलिए आप देखोगे जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है आप न्यूज़ में सुनोगे कि भाई बहुत बाढ़ आ गई है, ठीक है। ये बाढ़ कहाँ से आती है? तो यहाँ पे देखो ये बारिश हो रहा है, इतने सारे हिली एरियाज हैं, पूरा माउंटेनियस एरिया है, तो पूरा का पूरा जो है तो वाटर इन रिवर्स में आ जाता है, और रिवर्स में आ जाता है तो फ्लड होना मुनासिब है, ठीक है। तो फ्लड्स होते हैं इन द रेनी सीजन्स, द रिवर्स फ्लड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिवर्स रीचेस द नियर बाई रीजन्स। अभी रिवर्स की एक कैपेसिटी होती है, जब रिवर्स में बहुत सारा पानी आ जाता है तो वो क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगी, फिर जितने भी आजू बाजू के रीजन्स होंगे वो भी पानी में भाई साहब आ जाएंगे, दे विल ऑल्सो गेट कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। Along with the flood water, the silt carried by the river also deposited here। तो आप देखो ये रिवर्स क्या कर रहे हैं अपने साथ? सिल्ट कैरी कर रहे हैं, तो सिल्ट क्या हो रहा है भाई साहब? डिपॉजिट हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो रिवर्स का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, लेकिन वो जो सिल्ट है वो यहीं पे रह जाता है, ठीक है। देखो बरसात जब होती है तो रिवर्स का करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है तो ज़्यादा सिल्ट कैरी कर रहा है। अभी क्या होगा भाई साहब? रिवर्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो रिवर्स ज़्यादा फैल जाते हैं, फैल जाने के अभी फिर जब बरसात सीजन चला जाता है तो क्या हो जाता है? रिवर्स विल कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनके अंदर जो सिल्ट है उसको ग्राउंड में डिपॉजिट कर देंगे एंड इट विल बिकम रिच इन सिल्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यही सिल्ट आपका अलूवियल सॉइल बनाता है। दिस बेसिकली मेक्स द अलूवियल सॉइल, ओके। सच डिपोजिशन ऑफ अलूवियम सिल्ट इज कॉल्ड खदार, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द खादर, ठीक है। Hence खदार सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू एलुवियम। ये न्यू एलुवियम बोलते हैं। क्या हम समझ में पा रहे हैं कि भाई साहब ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम क्या होता है? ओल्ड एलुवियम मतलब पहले से जो डिपॉजिटेड है, इट इज ऑलरेडी डिपॉजिटेड। व्हाट इज न्यू एलुवियम? ठीक है, न्यू एलुवियम इज बेसिकली आपके बाढ़ के साथ आता है। बाढ़ जब आती है मतलब जब रेन्स चालू होते हैं तो ये पूरे हिली टेरेन्स में से जो आपका पानी है वो जमा होकर किस में आता है? रिवर्स में आता है। रिवर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, रिवर्स का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो दे विल बेसिकली एक्सपैंड, और ये एक्सपैंड हो गया भाई साहब। अभी ये जब बरसात का सीजन खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो जो सैंड कैरी कर रहे होंगे वो सैंड भाई साहब डिपॉजिट हो जाएगा।
दिस सैंड विल डिपॉजिट, और इसी डिपॉजिट को हम बोलते हैं खदार, और इसी को हम बोलते हैं न्यू एलुवियम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलुवियम, ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम। तो ये आपका न्यू एलुवियम हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, खदार का मतलब समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब क्या हो गया? खदार या न्यू एलुवियम इज डिपॉजिटेड विद एवरी रेनी सीजन। हर बार जब रेनी सीजन होता है तो आपका ये जो खदार या न्यू एलुवियम डिपॉजिट होता है। ओल्ड एलुवियम तो पहले से ही था, ये हर रेनी सीजन में डिपॉजिट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ गया, करंट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब? ये खदार डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, इन सर्टेन ईयर्स। अच्छा, आज ये भी नहीं आया ना, पांडे भी नहीं आया ना, सॉरी अपना युवराज, सूरज, क्रिश और इन दोनों को भी मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया। 10 मिनट लेट भाई साहब, तो 10 मिनट लेट ना। Okay, so in certain years due to torrential rain, the flood waters of the rivers reaches far off places away from the rivers. तो flood water जो है भाई साहब, torrential rains मतलब बहुत ज़्यादा रेन जब होते हैं, तो मतलब ये flood water जो है, जो बाढ़ का पानी है, बहुत दूर तक चला जाता है, रिवर से भी बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक है, so they reach very far off places, ठीक है, away from the rivers. Alluvium silt is deposited there. Such soil deposits is far off regions is called as बंगार। ठीक है, इसको हम बंगार बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज बंगार। और ये देखिए, पहले ये क्या है भाई साहब? आपका न्यू। ठीक है, ये भाई साहब आपका क्या हो गया? बहुत जब बाढ़ आती है तब ये सॉइल डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसका कॉल्ड बंगार। हेंस इट इज कॉल्ड ओल्ड एलुवियम, इसीलिए हम इसको भाई साहब ओल्ड एलुवियम बोलते हैं। ओल्ड एलुवियम मतलब पुराना है। ठीक है, हर बार नहीं होता ये, कभी हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई रहेगी तो बहुत ज़्यादा जब नदी का फैलाव हुआ रहेगा तो वो वहाँ तक गया था, अभी नदी तो यहाँ तक आ गई है, तो वो जो छोटा सा रीजन है जहाँ तक हर बार नहीं पहुँचता है बाढ़ का पानी, वो जो है तो आपका भंगार हो जाता है, क्योंकि उसमें हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। जो भंगार आप बोलते हैं ना, वो यहीं से आया है। दिस वर्ड इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस, इट इज बेसिकली द नेम ऑफ अ टाइप ऑफ अ सॉइल विच इज कॉल्ड ओल्ड एलुवियम। तो दो टाइप के आपके एलुवियम्स हैं, न्यू एंड ओल्ड। न्यू एलुवियम हर साल डिपॉजिट होगा अलॉन्ग विद द रेन्स। ओल्ड एलुवियम इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल रेन्स मतलब बहुत जोर से कभी बाढ़ आई रहेगी, हर साल बाढ़ नहीं आती है, तो बाढ़ का पानी जब बहुत ज़्यादा फैला रहेगा, ऑब्वियसली जब नॉर्मल पानी या मौसम है तो वो सिकुड़ जाता है, और वो जो डिपॉजिट रहता है उसको हम बोलते हैं भंगार। ठीक है, दैट इज नोन एज द भंगार। तो ये आपके भाबर सॉइल है, देखो, इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। तो ये भाई साहब पैरेलल लाई करता है टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, इट इज नोन एज भाबर। ठीक है, तेराई रीजन है, अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन टू द साउथ इज नोन एज तेराई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब तेराई। वेट है, स्वैम्पी भी है, ठीक है, चिपचिपा है भाई साहब यहाँ पे, इस तरीके का रीजन, खाड़ी रीजन है बेसिकली ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द तेराई। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्यों ये फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इंसान नहीं रह सकते हैं, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं, तो आपका मतलब रहना मुनासिब नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट रीजन हो जाएंगे। एंड दिस आर बेसिकली रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी पर्याप्त है, आपके घास फूस पर्याप्त है, प्लांट्स पर्याप्त है, तो वाइल्ड लाइफ को बहुत सपोर्टिव जगह है ये। ठीक है, रेगिस्तानी एरिया नहीं है पानी, और पानी मतलब ये खारा पानी नहीं है, मतलब ये दिस इज बेसिकली ड्रिंकेबल एंड पोर्टेबल वाटर फॉर एनिमल्स। ठीक है, सो दिस रीजन वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो हमारा जब 1947 में हमारा देश को आज़ादी मिला, तो वहाँ पे भाई साहब पाकिस्तान क्रिएट हुआ इस तरफ, और यहाँ पे इंडिया क्रिएट हुआ, और हमारे देश में सबसे बड़ी मतलब दुर्घटना घटी जब बहुत सारे लोगों को इधर से इधर आना पड़ा और बहुत सारे लोगों को इधर से इधर भी जाना पड़ा। इसमें काफ़ी करोड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, काफ़ी बिछड़ गए आपके भाई साहब, आपके मतलब ड्यूरिंग द पार्टीशन कौन किधर जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गाड़ियाँ, ट्रेन भाई साहब भरी थी, लद लद कर भाई साहब ट्रेन से लोग इधर आ रहे थे और इधर से भी इधर जा रहे थे, और इसमें काफ़ी लोगों ने दम तोड़ दिया। बहुत बड़ा ये वॉयज था। ठीक है, जैसे आपके कोरोना के टाइम पे आपने देखा रहेगा कि मतलब जो लोग गांव नहीं जा रहे हैं वो चल रहे हैं भाई साहब, ट्रेन तो बंद थी तो वो चल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली अ वॉयज। भाई साहब इतना बड़ा आपका डिस्टेंस है जो चल रहे हैं। बोला जाता है कि पार्टीशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पाकिस्तान से लोग चल चल कर यहाँ पे आए थे, क्योंकि गाड़ियाँ भरी पड़ी थी, गाड़ियों में जगह ही नहीं थी। ठीक है, या तो इधर से इधर गए थे। ये एक बहुत ही मतलब
जानलेवा पार्टीशन था, क्योंकि बहुत लोगों की जानें इसमें गई हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो हैं पार्टीशन के टाइम पे जो इधर आ गए थे तो उनको एडजस्ट करना पड़ा था और उनको ये लैंड मिला था। ये लैंड को उन्होंने क्या किया भाई साहब, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड बना लिया, क्योंकि भाई साहब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में वो आए हैं तो सेटल होने के लिए भाई साहब कुछ तो लगेगा ना। वहाँ पे हो सकता है उनका कोई धंधा चल रहा हो जिसको सब कुछ छोड़कर निपटा कर यहाँ पे आए हैं। सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू एंड एग्रीकल्चर इज व्हाट दे चोज, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट हैपेंड, ठीक है। सो यहाँ पे इसको बंगार सॉइल बोलते हैं, ठीक है। द ओल्डर अलुवियल इज नोन एज बंगार, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना जो चीजें पुरानी हो जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बंगार है वैसा ही, है ना, बंगार, ये यहाँ से आ रहा है। तो ओल्डर अलुवियल सॉइल को हम क्या बोल रहे हैं, बंगार। यहाँ से वर्ड यहाँ से आया है। जो चीज़ें पुरानी हो जाती है उसको बंगारी बोलते हो ना, चाहे आप उसको यूज़ करो या ना करो, उसको बंगारी बोलोगे। तो यहाँ पे ये सॉइल भी है ओल्डर एल्यूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और बाढ़ में बहुत सारा पानी फैला था। जब ये पानी फैला था तो यहाँ से सिल्ट डिपॉजिट हुआ था। सो दैट इज कॉल्ड ओल्डर एल्यूवियल और बंगार। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम। ओके। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट द टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। तो टेरेस लाइक फीचर होता है, मतलब ऐसे है, देखो ऐसे प्लेन्स हैं, ठीक है। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़। कैल्सेरियस डिपॉजिट मतलब इनमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कंकड़ भी बोलते हैं, हिंदी में कंकड़ बोलते हैं। तो कैल्सेरियस डिपॉजिट्स मतलब देखो ये सारे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। तो मिनरल्स बेसिकली रॉक्स में होते हैं और रॉक्स को काटता हुआ रिवर नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये मिनरल्स भी रॉक्स में आ जाते हैं। तो कैल्सेरियस डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, कंकड़, ठीक है। दीज आर नोन एज कंकड़। द नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम खदार, ठीक है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड द खदार। तो खदार भाई साहब किससे बना है, नए एल्यूवियल डिपॉजिट से। बंगार किससे बना है, पुराने एल्यूवियल डिपॉजिट से, ठीक है। सो न्यूअर प्लेन्स, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड द खदार। तो देखो यहाँ पे फ्लड प्लेन्स में ये डिपॉजिट्स हुए, दीज आर नोन एज द खदार एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्यों, जब भी बरसात होगी थोड़ी बहुत बाढ़ तो आएगी, रिवर्स थोड़े बहुत तो एक्सटेंड होंगे ही, उनका वॉल्यूम एक्सटेंड होगा ही, और जब भी वो सिकुड़ जाएंगे तो वो जो डिपॉजिट है वो वहीं पे रह जाएंगे। सो देयर हर साल इनका रिन्यूमेंट होता है, हर साल यहाँ पे नया सिल्ट डिपॉजिट होता है। एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और इसीलिए भाई साहब ये बेस्ट सॉइल है फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा जहाँ पे एग्रीकल्चर होता हो, बहुत बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर के लिए दिस इज द बेस्ट सूटेड सॉइल। क्लियर? सोहम कहाँ हो गया रे तेरे को, सोहम। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। द पेनिनसुलर प्लेटू, अभी हम नीचे पेनिनसुलर प्लेटू पे आते हैं इंडिया में, और आप भी पेनिनसुलर प्लेटू के एक हैं, ठीक है। इससे द पेनिनसुला किसको बोलते हैं, अ सर्टेन लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स, ठीक है। एक ऐसा लैंड मास भाई साहब जो वाटर से सराउंडेड है ऑन ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड। टेबल लैंड मतलब इस तरीके का लैंड होता है, देखो टेबल लैंड मतलब ऐसा लैंड, ऐसे, मतलब ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ, पूरा माउंटेनियस एरिया नहीं है, माउंटेनियस एरिया इसको बोलते हैं। ये है आपका भाई साहब टेबल लैंड। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, igneous and metamorphic rocks. These are different types of rocks which it is made up of, ठीक है, which it is made up of. तो these are basically, it is formed due to the breaking and drifting of the, तो ये गोंडवाना लैंड है देखो, तो वी आर अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। मतलब भाई साहब जब लैंड फॉर्मेशन हो रही थी तो अर्थ क्या था पहले से, एक पूरा एक ऐसा मास, लैंड मास था,
सब कुछ एक था, फिर धीरे 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 अर्थ में चेंजेस आते गए, तो ये सब भाई साहब सेपरेट आउट होते गए। तो हम जो बने हैं वो गोंडवाना लैंड से बने। इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये दिस इज द गोंडवाना लैंड। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो सबसे पुरातन लैंड मास है हमारा जो गोंडवाना लैंड है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल लैंड मासेस दैट हैज बीन क्रिएटेड ऑन अर्थ। ठीक है, ये बहुत पहले हुआ था। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो ऐसे वैलीज हैं भाई साहब, ठीक है, एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ये आपका पेनिनसुलर इंडिया, जो पार्ट आपका तीनों साइड से वाटर से घिरा है, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटू। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ, तो प्लेटू होता क्या है, फ्लैट टेबल लैंड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा प्लेन एरिया भी नहीं है। ठीक है, इट इज एट अ हाइट बट इट इज नॉट अ परफेक्टली माउंटेनियस एरिया नॉर इट इज अ परफेक्टली प्लेन एरिया। ठीक है, क्लियर है। सो सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ये रिवर नर्मदा जा रहा है भाई साहब यहाँ से देखो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सेंट्रल हाईलैंड्स है एंड दिस इज द डेक्कन प्लेटू, और ये आपका रिवर नर्मदा है। ठीक है, ओके, सो नॉट मच ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेटूज। ठीक है, सो आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है, दिस इज बेसिकली द सेंट्रल हाईलैंड्स। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो आपको देखो यहाँ पे ये रिवर नर्मदा है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ, तो रिवर नर्मदा के नॉर्थ में है। देखो ये इतना रीजन जो रिवर नर्मदा के नॉर्थ में है, ठीक है, कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू, ये मालवा प्लेटू है बेसिकली। ठीक है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स, इनको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ये आपका मालवा प्लेटू है। ठीक है, ये आपका विंध्या रेंज है। ठीक है, विंध्याचल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द विंध्या रेंज। ओके, दिस इज द अरावली माउंटेन्स। सो वी हैव द, यहाँ पे भाई साहब, ओके, सो द विंध्या रेंज लाइज टू द साउथ एंड द अरावलीज टू द नॉर्थ वेस्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर अरावलीज को देखोगे तो ये आपका किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट है, और विंध्या रेंज इसके साउथ में है। ठीक है, और रिवर नर्मदा के ये नॉर्थ में है, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. तो इधर और ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो हमको राजस्थान मिल जाएगा, रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, द रिवर्स ड्रेनिंग इन दिस रीजन, आपके रिवर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू पंजाब एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। द रिवर्स आर वेरी लेस एंड हेंस इट इज नॉट वेरी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड। ठीक है, तो आपका भाई साहब रिवर्स ड्रेनिंग इन दिस रीजन, चंबल है, सिंध है, ठीक है, बेतवा है, केन। द फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। रिवर्स का जो मोशन होता है उससे आप बता सकते हैं कि स्लोप किधर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने एक ड्रॉप पानी इधर डाला तो पानी किधर जाएगा, नीचे, तो मतलब स्लोप किधर है, स्लोप इस तरफ है। अगर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप पानी रखा तो किधर भी नहीं जाएगा, मतलब स्लोप नहीं है उसमें। ठीक है, तो वाटर के डायरेक्शन को देखकर आप बता सकते हो कि स्लोप किस तरफ है। तो स्लोप इज दे फ्लो फ्रॉम, तो ये आपका स्लोप हो गया। दीज आर बेसिकली द स्लोप। सारे रिवर्स इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, मतलब ये इधर हाइयर ऑल्टीट्यूड है एंड ऑब्वियसली वी हैव अ लोअर ऑल्टीट्यूड एट दिस एंड। ठीक है, दे फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, thus indicating the slope. That is how the slope is basically indicated. The central highlands are wider in the west but narrower towards the east. तो ईस्ट की तरफ ये थोड़े से नैरो हो जाते हैं, वाइडर इन द वेस्ट हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये है ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट में इनका ज़्यादा पोर्शन आ रहा है और ईस्ट में इनका कम पोर्शन आ रहा है। सो द सेंट्रल हाईलैंड्स हैव अ वाइडर पोर्शन इन द वेस्ट देन इन द ईस्ट। क्लियर? ओके। The eastward extensions of this plateau are locally known as the Bundelkhand and the Bagelkhand. ठीक है, तो the eastward extensions को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड. So this is basically बुंदेलखंड एंड बागेलखंड. Okay, the Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar river. यहाँ पे भाई साहब दामोदर रिवर है. ठीक है, तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू है. डेक्कन प्लेटू पे आते हैं. द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. ये सारी चीजें आपको आंसर में मेंशन करनी पड़ेंगी भाई साहब. द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. रिवर नर्मदा के साउथ में आता है ये. ठीक है, ओके. सो दिस इज बेसिकली द रिवर नर्मदा एंड टू द साउथ ऑफ दिस इज बेसिकली द डेक्कन प्लेटू. ओके, द सातपुरा range flanks
is broad, thanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range form its eastern extensions. तो सातपुड़ा, महादेव, माइकाल, काइमुर हिल्स, ये सारे के बीच में आपका डेक्कन प्लेटू लोकेटेड है, ठीक है। The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards, ठीक है। तो आपके gently eastwards, तो आपका higher in the west है और ये स्लोप होता है उस तरफ, ठीक है। ओके, एक और रिवर है देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे आपके रिवर्स हैं जो डेक्कन प्लेटू से क्रॉस होते हैं। नॉट मच ऑफ रिवर्स, बट दीज आर द ओनली रिवर्स विच बेसिकली फ्लो इन द डेक्कन प्लेटू रीजन। वी ऑल्सो हैव कावेरी, ठीक है। ओके, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा बहुत आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन लोकली नोन एज मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू। मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू, ये मेघालय, कार्बी एंड एंगलोंग प्लेटू, दीज आर द रीजन्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ओके, इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो एक फॉल्ट है भाई साहब, उससे आपका ये सेपरेट है, ठीक है। 3 prominent hill ranges from the west to east are Garo Hills, Khasi Hills and Jaintia Hills. So these are the hill ranges that we have. The western Ghats and the eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, ये डेक्कन प्लेटू के इस तरफ है, एंड ऑब्वियसली वी हैव द ईस्टर्न घाट्स, दे आर ऑन दिस साइड। सो वेस्टर्न घाट्स आर ऑन दिस साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स आर ऑन दिस साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न घाट्स को अगर आप देखोगे, ये वेस्टर्न कोस्ट के भाई साहब पैरेलल चलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट मतलब सी, ठीक है, सी के ये पैरेलल चल रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट के ये पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। तो इसमें छोटे मोटे पासेस होते हैं और उसी से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कंटिन्यूस रेंज है, दे आर अ कंटिन्यूस रेंज। आप जैसे यहाँ से अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स आपके बीच में घाट्स आएंगे, देखो, ठीक है। आप चाहे बस से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ, तो यू विल हैव टू क्रॉस द घाट्स इन ऑर्डर टू लैंड अप इन द कोस्ट। इस कोस्टल एरिया में कहीं पे भी आपको अगर पहुंचना है तो यू विल हैव टू क्रॉस द वेस्टर्न घाट्स। ये कंटिन्यूस रेंज है और यहाँ पे थोड़े बहुत जो छोटे छोटे पासेस हैं, वहाँ से ही हमने रेलवे लाइंस बनाए हैं और वहाँ से ही हमने मतलब रोडवेज भी बनाए हुए हैं, ठीक है। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। द थाल, भोर एंड फाल घाट्स आर पासेस यूज टू क्रॉस द घाट्स, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब अलग अलग पासेस हैं, ठीक है, थाल, भोर एंड पाल घाट्स, ठीक है। तो ये थाल घाट हो गया भाई साहब, भोर घाट हो गया एंड पाल घाट हो गया, ठीक है। थार एंड बोल घाट एंड पाल घाट्स आर द घाट्स थ्रू विच वी बेसिकली क्रॉस द वेस्टर्न घाट्स एंड लैंड अप इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स। इनका भाई साहब जो माउंटेनियस टेरेन है, दे आर ऑफ अ हाइयर ऑल्टीट्यूड देन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। The average elevation of the Western Ghats is approximately how much? 900 to 1600 meters का average elevation है, ठीक है। The average elevation of the Eastern Ghats is around 600 meters, ठीक है। The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. तो महानदी वैली से नीलगिरीज इन द साउथ में ये स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। नीलगिरीज इन द साउथ, महानदी से भाई साहब नीलगिरी माउंटेन्स, ओके। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो ईस्टर्न घाट्स क्या है भाई साहब आपके? द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, ये भाई साहब आपके डिसकंटिन्यूअस हैं एंड इरेगुलर एंड डिसाइडेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये भाई साहब रिवर्स हैं जो ड्रेन कर रहे हैं कहाँ पे भाई साहब? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. तो ये वेस्टर्न घाट्स भाई साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ से देखो रेन क्लाउड्स आ रहे हैं, तो रेन क्लाउड्स, द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन। तो यहाँ पे भाई साहब ओरोग्राफिक रेन हो रहा है बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स, रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज along the western slopes of the Ghats, ठीक है। They are rising along the western slopes of the Ghats. As these winds go up the slopes of the Western Ghats, the temperature decreases and they are subjected to condensation. तो temperature भाई साहब decrease होता है and they are subjected to condensation. The amount of rainfall increases with increasing height on the windward side. तो आपका जितना भाई साहब देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है ना ये, तो यहाँ पे भाई साहब इन क्लाउड्स को ये रेन्स ब्लॉक कर इन क्लाउड्स को ये आपका हिल्स जो है तो ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से आपको बारिश मिलती है, जिसकी वजह से हमको और आपको बारिश मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विंडवर्ड साइड।
When the clouds cross the ghats, they descend and their ability to absorb moisture increases. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ability to moisture absorb करने का, ठीक है, this is called the leeward side. So the entire coast on the western slopes of the Ghats receives heavy rainfall. तो भाई साहब पूरा कोस्ट में आपका heavy rainfall होगा, whereas the peninsular plateau receives very rainfall. तो आपका उधर बहुत low rainfall होगा, ठीक है. So that is what happens. आपका अगर देखोगे महाराष्ट्र में ही आपके इस साइड में काफ़ी बारिश रहती है, लेकिन विदर्भ अगर देखोगे तो वो सूखा पीड़ित एरिया है. क्यों है? क्योंकि उधर आपका रेन कैरी नहीं हो रहा है. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. तो नॉर्थ से साउथ में भाई साहब आपका हाइट जो है तो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है. The highest peaks include the Anai Mundi, ठीक है, that is 2695 meters, and the Doda Beta, that is 2637 meters, ठीक है. Mahendragiri, which is approximately 1501 meters, is the highest peak in the eastern Ghats, ठीक है. Sherwoi Hills and the Jawadi Hills are located to the southeast of the eastern Ghats. भाई साहब ये साउथ ईस्ट में लोकेटेड है. आप अगर देखोगे यहाँ पे जवाडी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स, दे आर लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स इस तरफ से आ रहे हैं तो साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है. Many famous hill stations, जैसे Udagamandalam, popularly known as Ooty, and the Kodaikanal are situated in the Ghats. These are also places where many people from different parts of India and international as well visit regularly. ठीक है, scenic areas हैं ये basically. One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as the Deccan Trap. ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब ब्लैक सॉइल एरिया. ये आपका भाई साहब ब्लैक सॉइल एरिया है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन ट्रैप. और सो ही जाना, ठीक है. डेक्कन ट्रैप, This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. जो volcanic eruption से जो rocks बनते हैं उनको हम बोलते हैं igneous rocks. So these are of volcanic region and hence they are known as igneous. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. तो यहाँ पे भाई साहब black soil की formation होती है, ठीक है. बहुत सालों से ये black soil की formation होती है. The Aravalli Hills on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. तो Aravalli Hills भाई साहब यहाँ पे आते हैं, ठीक है. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. They are highly eroded hills and are found as broken hills. तो ये भाई साहब highly eroded मतलब यहाँ से भाई साहब बारिश की वजह से या रिवर्स के जाने की वजह से इनका काफ़ी सारा इरोजन हुआ है. तो इसीलिए क्या है भाई साहब, they are highly eroded hills and are found as broken hills. मतलब टुकड़ों में हैं ये. यहाँ पे एक हिल हो गया, यहाँ पे एक हिल हो गया, ऐसे टुकड़ों में है, ठीक है. They extend from Gujarat to Delhi, a southwest northeast direction. ठीक है, गुजरात से पूरे दिल्ली तक हैं भाई साहब, ठीक है. राजस्थान प्लेन, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. तो इंडिया में एक ही बड़ा डेजर्ट है विच इज द राजस्थान डेजर्ट, ठीक है. वेयर डू दे लाई? दे लाई ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. तो वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ है भाई साहब, ठीक है. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. ये पूरे sand dunes से covered है, ठीक है. Sand dunes से covered है. The Indian desert, this region receives very low rainfall, about 150 millimeter per year. इतना ही ज़्यादा rainfall होता है यहाँ पे, इसीलिए भाई साहब ज़मीन में पानी नहीं है. It has arid climate, मतलब सूखा climate है, with very low vegetation cover. तो पानी नहीं है तो obviously vegetation भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है. Okay. राजस्थान प्लेन, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. एक ही रिवर है, दैट इज द लूनी रिवर. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो थोड़े बहुत आपके इधर उधर से हमको नाले दिखते हैं या नदियाँ दिखती हैं जब रेनी सीजन होता है, ठीक है. सून आफ्टर दे डिसअपियर टू द सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी. तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे रिवर्स दिखेंगे जब रेनी सीजन आएगा, और जैसे ही रेनी सीजन चला जाएगा वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें उतना पानी नहीं है कि पूरे समुद्र तक की यात्रा वो कर सके. दे विल नॉट बी एबल टू रीच द सी, दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ वाटर, ठीक है. बारचांस, दैट इज क्रिसेंट शेप ड्यून्स कवर लार्ज एरियाज. तो यहाँ पे भाई साहब ऐसे लार्ज एरियाज में ऐसे ड्यून्स रहते हैं. बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. तो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में ऐसे पूरा रेत से भरा हुआ है. दीज आर सैंड ड्यून्स, ओके. The coastal plains, the peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips. तो narrow coastal strips है, देखो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है. The western coast sandwich between the western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. यहाँ पे एक narrow plain है, ठीक है. It consists of 3 sections. यहाँ पे भाई साहब एक हो गया कोंकण.
कोंकण एरिया है, काफ़ी बड़ा टूरिस्ट एरिया है, ये मुंबई गोवा के पूरे प्लेटफॉर्म को बनाता है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है। देन वी हैव द कन्नड़ प्लेन, ठीक है, ये भी प्लेन एरिया है भाई साहब, एंड देन वी हैव द मालाबार कोस्ट, इन तीनों से बना हुआ है, ठीक है। सो कोंकण विच इज मुंबई गोवा प्लेन, कंकड़ प्लेन एंड बेसिकली द मालाबार कोस्ट, ये प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। ओके, द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, तो ये थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं, बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू जो प्लेन्स हैं, ठीक है। सो दे हैव द नॉर्दर्न सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। नाउ व्हाट इज डेल्टा? देखो, जब कोई नदी उतरती है ना, ये समझ लो नदी है और ये भाई साहब समुंदर में मिलने जा रही है, तो इसका स्पीड इतना स्लो हो जाता है कि वॉल्यूम तो पानी का बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये ऐसे ट्रिब्यूटरीज में भाई साहब बिट जाती है, तो ये डेल्टा रीजन हो गया। दिस इज़ बेसिकली अ डेल्टा रीजन। ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज में वो जाकर बेसिकली समुंदर से मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डेल्टा रीजन, और काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है ये, ठीक है। कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। देखो जैसे महानदी है, देखो वहाँ पे डेल्टा रीजन दिख रहा है आपको, दिस इज बेसिकली द डेल्टा रीजन, देखो ये डेल्टा रीजन हो गया, ठीक है। तो डाइवर्ज हो जाता है स्ट्रीम्स। देन वी हैव द गोदावरी, गोदावरी का भाई साहब ये देखो ये डेल्टा रीजन हो गया, दिस इज द डेल्टा रीजन, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो डाउन हो जाती है। कृष्णा रिवर का भी देखो डेल्टा रीजन हो गया, कावेरी रिवर का भी भाई साहब, ये सारे आपके क्या हो गए? दीज आर ऑल बेसिकली द डेल्टा रीजन्स ऑफ दीज रिवर्स विच आर फाइनली मीटिंग द सी, ठीक है। लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है, बहुत बड़ा लेक है। इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ज़्यादा करके आपके जितने भी लेक्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्ट वाटर। हमारा जैसे मुंबई में देखोगे जितने भी लेक्स आजू बाजू है मुंबई के, वहाँ से हमको पीने का पानी आता है, ठीक है। बट दिस इज द सॉल्ट वाटर लेक, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, मतलब ये खारे पानी का लेक है, ठीक है। is the largest salt water lake. It lies in the state of Odisha to the south of महानदी डेल्टा, तो ये महानदी डेल्टा के साउथ में रहता है ये। ओके, द कंट्री हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, आपके दो आइलैंड्स हैं, एक हो गया आपका लक्षद्वीप और दूसरा हो गया अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है तो लक्षद्वीप आइलैंड से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। ओके, बट वो दोनों आपके मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइज क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला के मलाबार कोस्ट के बहुत क्लोज है, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, तो आप अगर भाई साहब डाइव करते हुए नीचे जाएंगे तो यू विल सी दीज कोरल रीफ्स एंड दे आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका लक्षद्वीप हो गया। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज, तो ये बहुत कलर्ड, आपको जैसे आपको एक्वेरियम में बहुत सारा कलर दिखता है, वैसे ही आप समुद्र के नीचे जब कोरल रीफ्स में जाते हैं यू सी सो मेनी कलर्ड थिंग्स, दीज आर बेसिकली कोरल्स, ठीक है। ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे ऑफर अ वेरी मतलब बहुत ही सुंदर दिखता है, पानी के नीचे कलरिंग ऐसा दिखता है, ठीक है। सो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज, ये अकेले नहीं रहते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनिजम्स, हाउएवर दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेक्टर टू टूरिस्ट। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, तो इनको भाई साहब शैलो वाटर्स चाहिए, मतलब ज़्यादा डीप वाटर्स नहीं चाहिए, और मड फ्री होना चाहिए, मतलब अगर पोल्यूशन हो गया तो कोरल रीफ्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कोरल रीफ्स के एग्जिस्टेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो वाटर होगा दैट शुड बी वेरी क्लीन, मड फ्री होना चाहिए एंड वार्म वाटर्स, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो लक्षद्वीप में ऐसे बहुत सारे कोरल आइलैंड्स, दे सिक्रीट हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस, ठीक है, हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस। द कोरल सिक्रीशन एंड द स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स, तो ये देखो ये जो सिक्रीट किया इन्होंने ये कोरल रीफ सा बन गया, ऐसे पूरा पानी के नीचे ऐसा एक, मतलब आपको लगेगा किसी ने बनाया हुआ है इसको, लेकिन एक्चुअली ये ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। दे सिक्रीट द कोरल सिक्रीशन एंड द स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स, ठीक है। तो ये कोरल रीफ्स हो जाएंगे भाई साहब। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, द कोरल रीफ्स आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, फ्रिंगिंग रीफ्स, ठीक है, फिर है आपका बैरियर रीफ्स एंड देन वी हैव एटॉल्स। बैरियर रीफ्स आपके ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एटॉल्स, ये तीन टाइप के आपके रीफ्स हो गए। फ्रिंगिंग रीफ्स आर रीफ्स दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम अ शोर एंड देयर इज नो लगून बिटवीन द रीफ एंड द शोर, कोई लगून नहीं है। लगून मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड जहाँ पे सी वाटर रह जाता है, जैसे अगर सी, आपको मालूम है हाई टाइड लो टाइड होता है, तो हाई टाइड के टाइम पे पानी आता है, वापस जाते समय गड्ढों में जो पानी रुक जाता है उसको हम बोलते हैं लगून, बड़े बड़े गड्ढों में, ठीक है।
तो फ्रिंगिंग रीफ्स आर रीफ्स दैट ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम अ शोर, मतलब सी शोर में ये ग्रो हुए हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ही यहाँ पे सब कोरल रीफ्स हैं, दीज आर ऑल बेसिकली रीजन्स ऑफ कोरल रीफ्स, यहाँ पे सब कोरल रीफ्स हैं देखो, ठीक है, ये डायरेक्टली शोर से ग्रो हुए हैं, ठीक है। देयर इज नो लगून बिटवीन द रीफ एंड द शोर। Barrier reefs are similar to fringing reefs in sense that they also border a shoreline. तो ये भी शोर के आजू बाजू ही होते हैं, ये आपका शोर है और उसके आजू बाजू ही है। However, instead of growing directly out from the shore, they are separated from land by an expanse of water. तो आपका भाई साहब समझ लो ये एक सी है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा एरिया में ये नहीं रहेंगे, उसके बाद ये चालू होते हैं, थोड़े से पानी के एरिया में नहीं रहेंगे। तो मतलब आपको अगर इनको देखना है तो आपको समुंदर के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू बेसिकली ट्रैवर्स अ डिस्टेंस। दिस क्रिएट्स अ लगून ऑफ ओपन ऑफन डीप वाटर बिटवीन द रीफ एंड द शोर। तो ये आपके थोड़े डीप वाटर है, ठीक है, दीज आर डीप वाटर बैरियर रीफ्स, ठीक है। लक्षद्वीप में अटोल इज लॉन्ग सर्कुलर ओशनिक रीफ सिस्टम सराउंडिंग अ लार्ज सेंट्रल लगून। तो ये बेसिकली लैंड पीस है और इस लैंड पीस के अंदर वाटर रह गया है, तो दिस फॉर्म्स अ ह्यूज लगून और इसमें भी कोरल रीफ्स होते हैं। दीज आर नोन एज अटोल्स। अटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप कोरल रीफ्स, सो दीज आर हॉर्स शू शेप कोरल रीफ्स। अर्लियर दे वर नोन एज लैकेडाइव, मिनिकॉय एंड अमीन डाइव, सो दीज वर द नेम्स विच वर गिवन टू देम। लैकेडाइव, ठीक है, तो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। इट कवर्स अ टोटल अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर्स, बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करता है। कवारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, मतलब यहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे टाइप्स के आपके एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, ठीक है, ओके। द पिटी आइलैंड which is uninhabited has a bird sanctuary, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे लोग आते हैं एज टूरिस्ट बट दे डोंट स्टे हियर, अनइनहैबिटेड आइलैंड है, ठीक है, ये एक बर्ड सेंचुरी है, ओके। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दीज आर इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो ये आपका अंडमान और निकोबार। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो आपके पास अब आइलैंड्स कैसे, ये माउंटेन्स हैं अंदर ही अंदर, जितना भी पोर्शन बाहर है वो आइलैंड फॉर्म कर रहा है, एक्चुअली में बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, दीज आर माउंटेन्स अंडर द सी, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, सो दीज आर बेसिकली सबमरीन माउंटेन्स और इसके एलिवेटेड पोर्शन है ये, ठीक है। These island groups are of great strategic importance for the country. Strategic importance मतलब बहुत अच्छा, this is a great diversity of flora and fauna in the group of islands. तो बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के creatures देखने को मिलेंगे, ठीक है। These islands are close to equator and experience equatorial climate. तो यहाँ पे भाई साहब equatorial climate होता है, मतलब ज़्यादा ना ही ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, बरसात काफ़ी होगी, ठीक है, equatorial climate and has a thick forest cover. सारे equatorial regions में बहुत thick forest cover होता है, ठीक है। So sedimentary rocks which are accumulated in the gasoline known as dash were folded from the Himalayas, ठीक है। So these were basically take size, some plates come towards each other and form convergent boundary. The oldest landmass of India was the part of Gondwana land. The dash current split the crust into number of pieces, that is conventional current. The northwest drift resulted in the collision of the Indo-Australian plate which is the much larger than Eurasian plate. Eurasian plate मतलब पूरे यूरोप को बनाता हुआ जो प्लेट, ठीक है, it was much larger. The newer younger deposits of the flood plains are called, क्या बोलेंगे भाई साहब, खनार, ठीक है। The dash extends between Gagar and Tista rivers, क्या हो जाएगा भाई साहब आपका गंगा प्लेन, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। हिमालयस विच आर रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कॉल्ड एज पूर्वांचल। पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन द रिवर्स काली एंड सतलज आर नोन एज कुमाऊं, ठीक है।
द ईस्टर्न घाट एक्सटेंड्स फ्रॉम डैश वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ, तो ये हो गया आपका महानदी। डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स विच इज महेंद्रगिरी, ठीक है। द डैश इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू। इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है भाई साहब। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय द अरावलीज। तो खत्म हो गया रे, 1 सेकेंड है।